गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर है पीरियोडिसिटी। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट द एटॉमिक रेडियाई एंड वी हैव सीन द वेरिएशन इन अ ग्रुप और पीरियड. Finally we have seen that on moving from left to right, atomic radius will be decreases, and from up to down the atomic radii will be increases. And reason we have also explained about the terms. After that we have discussed about the ionic radius, in which we have seen the radius of cation and radius of anion, in which I have tell you that the radius of cation always lesser than atom, and the radius of anion always greater than atom. Finally we obtain a sequence of radius in ionic or atomic radii, that is the larger radius for the anion. फाइनली जो ऑर्डर है वो क्या है? ग्रेटेस्ट रेडियस ऑफ एनाइन, देन किसकी है? एटम की रेडियस, उससे छोटी किसकी है? केटाइन की रेडियस है। हमेशा नेगेटिव आयन, उसके बाद में न्यूट्रल, उसके बाद में पॉजिटिव आयन। अगर आइसोइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखो रेडियस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नेगेटिव आयन, न्यूट्रल, देन हमने लिखा है Li प्लस एबिटाई पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो रेडियस बहुत डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर देखो नेगेटिव आयन, अगर नेगेटिव आयन हमने ये देखा है कि ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन एनाइन साइज विल बी इंक्रीजेज, वाइल ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑन चार्ज ऑन केटाइन द साइज विल बी डिक्रीजेज। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से हमेशा साइज़ कम होता है क्योंकि न्यूक्लियस इफेक्टिव हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, सो क्या हो जाएगा? साइज़ हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज सबसे आगे, उसके बाद में न्यूट्रल, उसके बाद में पॉजिटिव, और चार्ज को बैलेंस करते हुए चलना है। एटॉमिक रेडियस मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में भी आप लोग टेक्स्ट बुक की हेल्प से जितने भी आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, एनसीईआरटी एडवाइज़र जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर एक बेटा ये जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको आप सोल्व करते जाएं, साथ में जो नोट्स बना रहे हो उसके साथ में आप बुक से थोड़ा बहुत देखते जाएं, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि हम इस चैप्टर में यहाँ चल रहे हैं। अभी तो यही चैप्टर पढ़ेंगे अपन, गाइडलाइन के हिसाब से जो भी आप लोगों का सिलेबस रिव्यू आएगा उसके हिसाब से आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्ट कर रखा है उसको भी पहले कंप्लीट करके देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सबसे पहली बात तो डेफिनेशन देखते हैं अपन, उसके बाद में टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिसिटी वालों में ये पीरियोडिक करेक्टर चल रहा है। फर्स्ट जो पीरियोडिक करेक्टर है वो हमने देखा एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन इन। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन देखते हैं। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर ये देखो, आप कोई भी एक एटम है, ठीक है। एटम को जब हीट करते हैं तो ध्यान रखिए उसके न्यूक्लियस में कभी भी कोई चेंज नहीं होता, इंटरनल पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर गेन या रिमूवल होता है, एक्सचेंज होता है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन भी सबसे पहले किसका? आउटर मोस्ट सेल का। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड है। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करना चाहते हैं तो वी रिक्वायर्ड सब हीट, हमको हीट देना पड़ेगा, और हीट देने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा और रिमूव करेगा, ठीक है। नॉकआउट करने के लिए हमको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन विच इज़ लूजली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस। कि किसी भी एटम से, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से, है ना, आउटर मोस्ट सेल से जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात है। कोई सा भी वर्ड आप काम में ले सकते हो, सारे एक ही चीज़ है ना। तो क्या समझ आई इससे? इसकी कंडीशन ये होगी कि हम क्या डिफाइन करना चाहें। तो आपको जब भी डेफिनेशन लेते हो स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए आप क्या करोगे कि या तो आप आइसोलेटेड एटम लोगे, क्योंकि आइसोलेटेड एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, या फिर आप लोगे गैसियस एटम, गैसियस एटम पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आइसोलेटेड या फिर गैसियस एटम, तो इसकी डेफिनेशन देखो,
आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए तो डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड और गैसियस एटम। कंडीशन क्या है इसकी डेफिनेशन के लिए, कंडीशन है आइदर एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन आइसोलेटेड, यही तो बताया मैंने आपको, और दूसरी क्या होनी चाहिए, गैसियस, क्योंकि दोनों ही कंडीशन के अंदर एटम के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप ये लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम द फॉर्मिंग गैसियस केटाइन, कि गैसियस केटाइन बनने के लिए जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो कंडीशन यही है, आप लोगों को ये स्टार्ट करनी है, आइसोलेटेड और फ्रॉम आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, कि सबसे बाहर वाली शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। कई जगह पे आयनाइजेशन एंथैल्पी मिल जाता है, कई जगह पे आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा, कई जगह पे आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाएगा, अलग अलग नाम मिलते हैं सब जगह पे। ठीक है ना, तो जो भी आपको शूट करे वो आप लिख सकते हो उसके अंदर। द अमाउंट, ठीक है, इतना हो गया, डिनोटेड बाय डेल्टा आई एच। ठीक है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा आई एच का मतलब होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी से डिनोट करते हैं अपन इसको। कोई भी एक एटम है जो गैसियस स्टेट में है, उसको कुछ एनर्जी आप प्रोवाइड करवा रहे हो, देन इट कन्वर्ट इनटू केटाइन, वो अपने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया ऑन रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, तो द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू आइसोलेट वन इलेक्ट्रॉन टू नॉक आउट फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, कि लोवेस्ट एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी बताया मैंने आपको कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको कई बार आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं या फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है ना, दोनों एक ही वर्ड है। आयन बनाने के लिए जो भी पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो भी एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, ऑल आर द टर्म्स ऑफ एनर्जी। मेजर्ड इन ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, की जो भी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी यूनिट जो होती है वो आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने आपको एक तो डेफिनेशन बताई है कि कोई भी एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हीट अपन या एनर्जी अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट हो जाएगा, तो वो एनर्जी की अमाउंट क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। कंडीशन क्या है, एटम मस्ट बी गैसियस और आइसोलेटेड, या तो गैसियस होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन हो चुकी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम ए गैसियस और आइसोलेटेड एटम दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिनोटेड बाय डेल आयनाइजेशन एंथैल्पी। एच जो होती है एंथैल्पी होती है, आगे आप लोगों की जब थर्मोडाइनेमिक्स आएगी उसके अंदर टर्म्स आती हैं, एच क्या है ये सब। इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं अपन, और किसके अंदर मेज़र करते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेज़र करते हैं। ठीक है, फिर आती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि कोई भी एनर्जी होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि कोई भी जो एटम होगा उसके अंदर जो लूजली बॉन्डेड एटम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो रहे हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ आई बात, कि एटम है, सॉरी कोई भी एलिमेंट है, एम से डिनोट किया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, आइसोलेटेड कंडीशन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आप बोलोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो अपन इसको बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। दूसरा है एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आपने बोला आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। देखो कंडीशन ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट होती है उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा आइसोलेटेड एटम से,
ठीक है ना, आइसोलेटेड एटम से निकलता है और उससे किसका फॉर्मेशन होता है, केटाइन का फॉर्मेशन होगा, और उसको अपन बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। देखो आइसोलेटेड कंडीशन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो कुछ अमाउंट के अंदर आप हीट दोगे और इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होकर के बाहर आ जाएगा। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होने की वजह से न्यूक्लियस जो होगा वो मोर इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पहले की बजाय इलेक्ट्रॉन कम है। तो मोर इफेक्टिव न्यूक्लियस की वजह से अगला जो इलेक्ट्रॉन हम नॉकआउट करेंगे तो उसके लिए पहले की बजाय क्या एनर्जी होगी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा वहाँ से निकल पाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे किसी भी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो कम होती है, उससे अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होगी वो थोड़ी और ज़्यादा होती है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेजुअली द आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। ग्रेजुअली का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और थर्ड निकालने के लिए उससे ज़्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स का आगे की तरफ नंबर लेके जाओगे हमेशा ग्रेजुअली इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी जो न्यूक्लियस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब वी नीड मोर एनर्जी, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए क्या होगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि IP2 की वैल्यू IP1 से कम हो, है ना। ऑर्डर यही होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम, सेकेंड के लिए उससे ज़्यादा, थर्ड के लिए उससे nth इलेक्ट्रॉन तक निकालने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट अपन को होती जाती है। ठीक है, अब जो मैं ये बता रही थी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब अपन निकालते हैं तो वो गैसियस एटम से निकालते हैं या आइसोलेटेड एटम से निकालते हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी उसके अंदर क्या होगा, M+, उसके लिए कुछ एनर्जी आप दे रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M++, यानी M+2 के अंदर। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो किससे निकलता है, केटाइन से निकलता है ना। मोनोचार्ज जो केटाइन है उससे निकलता है। देन उससे क्या बनता है, जो केटाइन बनेगा वो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +2 होगा। नेक्स्ट जो आएगा, अगर IE3 या आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की बात कर रहे हो तो M+2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके बाद में M+3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, सेकेंड निकला, थर्ड निकला, उसके बेसिस पे इनको नंबर दे दिया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा IP फर्स्ट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है IP सेकेंड, थर्ड निकल रहा है nth इलेक्ट्रॉन निकल रहा है IP nth। तो ये बात आपको समझ आई होगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आइसोलेटेड एटम है, गैसियस एटम है, उसे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो और उसके बाद में क्या होगा, केटाइन का फॉर्मेशन होगा। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करेंगे, ΔHI से उसको रिपीट करते हैं। ΔHI का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और उसके बाद में क्या आई है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर उसको मेज़र कर रहे हो, ये तो हो गया है। अब देखो पीरियोडिक टेबल जो होगी, है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन ने ये देखा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, पहले अपन फीचर देखते हैं उसके बाद में बताती हूँ मैं ये सारी बातें। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट देन वी ऑब्जर्व दैट द एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस। एक छोटा साइज़ है एटम का, उसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो टाइटली अट्रैक्टेड रहेंगे, या फिर हम अपन बोलते हैं कि टाइटली पैक्ड रहते हैं, न्यूक्लियस के पूरा कंट्रोल में रहते हैं। जब अट्रैक्शन बहुत इफ़ेक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा। तो जब अपन लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर इलेक्ट्रॉन्स पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और टाइटली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करने के लिए उतनी ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल देन आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीजेस।
because on moving from left to right size will be decreases and Z effective or nuclear charge will be increases, so electrons are tightly bonded with the nucleus attraction force, so we required a large amount of energy to knock out the electrons from that atoms. So we can say that along the period or from left to right the value of ionization potential will be increases. ठीक है ना, एक ही फीचर आया है। दूसरा देखो, ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट का फीचर अपन ने देखा है। लेफ़्ट टू राइट में देखो, जैसे मैंने लिखा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सबसे छोटा एटम है तो उससे उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब देखो अगला क्या आएगा इसके अंदर, अगला जो फीचर है वो अपन देखते हैं कि अगर हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो हमने देखा है व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप, कि अगर हम एक ही ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वी फाउंड दैट द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज फ्रॉम अप टू डाउन, कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा देन एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेज, कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस उतना इफेक्टिवली नहीं रह पाएगा, तो उसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव कम होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, और लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होगी वो बहुत ही लिस्ट अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होगी हमको। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर निकल के आए हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल देन आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी वैल्यू विल बी इंक्रीजेज, और ऑन व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल देन आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेज। ठीक है, दूसरी बात अपन इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि लेफ़्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि अप टू डाउन जाने पर साइज़ बड़ी होती है तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमने ये लिखा है कि फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके अंदर कुछ दो वेरिएशन आएंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। दोनों वेरिएशंस को मैं पहले अपन जो फैक्टर्स होते हैं उनको मैंने स्टार्टिंग में लिया ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हुई। दोनों फैक्टर्स को मैं आपको बताती हूँ पहले कि क्या क्या वेरिएशन है, उसके बाद में जो पीरियोडिक कैरेक्टर है उसमें क्या वेरिएशन आएगा वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। अभी आप एक ही चीज़ ध्यान रखना, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट IP विल बी इंक्रीजेस। In a period when we move from left to right, effective nuclear charge increases. Yes, therefore nuclear force of attraction on outermost cell electron increases. Yes, thus the amount of energy is also increases. पढ़ी यही बात कि लेफ़्ट से राइट जाएंगे न्यूक्लियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। अब देखो हमने एक सीक्वेंस भी बनाया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर क्वेश्चन ये आ जाए अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, देन यू हैव टू अरेंज इन दिस ऑर्डर। इसी ऑर्डर में मैनेज करके रखना आपको कि लेफ़्ट से राइट गए, बेस आपने ये रखा, फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है, न्यूक्लियस काफ़ी इफेक्टिव होगा, इसलिए इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। सबसे पहला आपने ये रखा है कि फैक्टर अफेक्टिंग में फर्स्ट फैक्टर रखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमने लिखा है IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। इसका क्या मतलब है कि Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो IP की वैल्यू इंक्रीज होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो IP की वैल्यू इंक्रीज होगी। रीज़न हम देख चुके हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीजेज ऑन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, सो वी विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो IP भी बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो IP की वैल्यू भी कम हो जाएगी। फर्स्ट रिलेशन ये है, एक्सप्लेनेशन इसका ये लिखा है लेफ़्ट से राइट का, अप टू डाउन वाला हमने अभी लिखा नहीं है, बस मैंने यही बताया आपको। लेफ़्ट टू राइट अगर इंक्रीज हो रहा है तो अप टू डाउन ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव वहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। रिलेशन इसका इसके साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। लेफ़्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अपन जो एटॉमिक साइज़ वाला फैक्टर था उसमें भी ये बात देख चुके हैं और यहाँ पे भी ये देख चुके हैं अपन। ठीक है ना। और
इसके अंदर ये देख ही चुके हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हालांकि ये ऐसे नहीं होता, फाइनल ऑर्डर मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसमें वेरिएशन आता है। इसके हिसाब से मैंने इसको बताया कि आपका ऑर्डर क्या होगा ये, और ये है किसका, IP ऑर्डर है ये, ताकि आप जब भी बाद में देखो कभी रिवीजन के अंदर लाइटली तो ये समझ नहीं आएगी, साइज में तो ये उल्टा था, अब ये सीधा है, मुझे समझ ही नहीं आया। तो उसके हिसाब से साइज में अलग चलता है, इसमें अलग चलता है, तो ये ऑर्डर किसका है, IP का ऑर्डर है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो आती है पेनिट्रेशन पावर, है ना। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है और किस तरीके से अफेक्ट करती है आयनाइजेशन पोटेंशियल को, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।